नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी क्लास लेकर आए हैं इतिहास की। और मेरे हिसाब से इतिहास शब्द को भूल गए होंगे पिछले 1-1.5 महीने से। फिर से चालू कर रहे हैं आपकी क्लास। तो देखो, अभी जब तक सिलेबस आता है तब तक अपन आइडिया से ही क्लास लेंगे कि साहब कौन सा लेसन आना है, कौन सा नहीं आना है, कौन सा टॉपिक आना है, कौन सा नहीं आना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं बनाए तो थोड़ी सी आपको से रिक्वेस्ट है कि अगले सप्ताह तक पूरे लेसन से नोट्स तैयार हो जाएं। पूरे 7 ही तो लेसन हैं। पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया था, और उस पहले लेसन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। आप पहले लेसन के अब इसको वापस स्टार्ट किया अपन ने इतिहास को, तो थोड़ा सा उस पहले लेसन को दोबारा तैयार कर लेना। और अगले सप्ताह उसका अपन छोटे क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। फर्स्ट लेसन जो अपना था उसका छोटे क्वेश्चन का टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे। अब आज अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, वो लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पढ़ाए उसको तैयार कर रखो आप। लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पर, और उस लेसन नंबर 5 का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। उपनिवेशवादी आक्रमण, इस लेसन का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। अब इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक परिचय बता रहा हूँ आपको, फिर अपन उपनिवेशवाद का अर्थ समझेंगे। अगर आपने 11वीं क्लास इतिहास पढ़ी है तो 11वीं क्लास इतिहास में मैंने आपको पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति पढ़ाया था। पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति पढ़ाया था। पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, उत्पादन तेज गति से बढ़ा, उद्योगों की स्थापना हुई। अब उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों के लिए उनको कच्चा माल चाहिए था, और निर्मित माल के लिए मार्केट चाहिए थे। समझना था इस बात को। उद्योगों की स्थापना, तो उद्योगों की स्थापना पर उनको क्या है, कच्चे माल के लिए एक तरह से उत्पादक देश चाहिए थे, कच्चा माल की आवश्यकता पड़ी, और निर्मित माल के लिए मार्केट चाहिए थे। इसलिए क्या है, विश्व के इतिहास में 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का दौर है, ये उपनिवेशवाद का दौर कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौर को अपन उपनिवेशवाद का दौर कहते हैं, जिस समय यूरोप के विभिन्न देशों ने विश्व के विभिन्न देशों में अपने उपनिवेशों की स्थापना की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और साम्राज्य के विस्तार के मूल पीछे कारण है साहब आपका औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, और आर्थिक विकास हुआ यूरोपीय देशों का। और उस आर्थिक विकास के कारण क्या है, उनको मार्केट की आवश्यकता पड़ी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। इसलिए क्या है, वो क्या है, दूसरे देशों की तरफ गए। अब भारत की बात, अपन भारत के निवासी तो भारत का अध्ययन करेंगे अपन यहाँ पर। तो भारत का व्यापार प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों से था। प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों से था, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशियाई देश हो। अब ये जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, इस पार्ट की शुरुआत कहाँ से करते हैं अपन, तो बेसिक परिचय में थोड़ा सा और बता दो आपको। 1453 में घटना घटी। 1453 में एक घटना घटी, आपको याद होगी मैंने 11वीं में पढ़ाया था। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और तुर्कों का अधिकार होने से, जैसे मान लो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर इंडिया है, तो थल मार्ग के से व्यापार होता था पहले भारत का, स्थल मार्ग से। अब स्थल मार्ग के मार्ग में यहाँ पर कुस्तुतुनिया पड़ता है, मान लो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार है, तो स्थल मार्ग का व्यापार कट हो गया साहब। यूरोप से भारत का व्यापारिक मार्ग कट हो गया।
अब यूरोप से भारत का व्यापारिक मार्ग कट हो गया तो यूरोप में भारत के नए मार्ग की खोज की होड़ चली साहब कि साहब नए मार्ग का खोजा जाए, जल मार्ग को खोजा जाए। इसी जल मार्ग की खोज की होड़ में 1492 में अमेरिका की खोज हो गई। कोलंबस निकला तो भारत के लिए था, लेकिन अमेरिका पहुंच गया और संसार का संपर्क अमेरिका से हो गया। फिर एक पुर्तगाल का निवासी था, तो वो पुर्तगाल का निवासी भारत के मार्ग के लिए निकला और 17 मई 1498 में समुद्री मार्ग से, बीच में अफ्रीका पड़ता है, समुद्री मार्ग से कालीकट बंदरगाह पहुंचा। सत्रह मई 1498 को पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा भारत पहुंचा साहब। और इस मार्ग ने फिर यूरोप का भारत और एशियाई देशों से नया मार्ग प्रशस्त कर दिया साहब, नया मार्ग प्रशस्त कर दिया। और इस मार्ग से फिर भारत में यूरोप की 4 जातियां, 4 देश के लोग भारत में आए, जिसका डिटेल अपन यहाँ पर इसके पार्ट में पढ़ेंगे। 4 देश के लोग भारत में आए साहब, जिसकी डिटेल अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया ना, कौन आए? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद आए डच के बाद आए फ्रांसीसी के बाद लास्ट में आए अंग्रेज। और चारों में कंपटीशन हुआ, और जो कंपटीशन में विजेता हुआ उसका फिर भारत में शासन हुआ। इसी पूरी प्रक्रिया का अध्याय इस अध्याय में अध्ययन करेंगे अपन। इस अध्याय में अपन ये पढ़ेंगे साहब, यूरोपीय जातियों ने भारत में किस प्रकार से प्रवेश किया, फिर उनमें किस प्रकार से कंपटीशन हुआ, किसकी विजय रही, उसने किस प्रकार से भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया, वो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, ये तो बेसिक परिचय मैंने बताया भी आपको। अब यहां पर सबसे पहले अपन देखेंगे इसका बेसिक परिचय पढ़े, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो मैंने बताया ना भाई आपको, उपनिवेश यानी उपनिवेशवाद का मतलब है, देखो एक तो होता है साम्राज्यवाद और एक होता है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेश थोड़ा अलग हटकर है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करना, वो साम्राज्यवाद कहलाता है। अपने देश में दूसरे देश को सम्मिलित कर लेना। उपनिवेशवाद एक नई उपस्थिति औद्योगिक क्रांति की। उपनिवेश, निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, उपनिवेश यानी दूसरी जगह पूंजी लगाना। तो ये जो विदेशी जातियां आई थी भारत में व्यापार करने के मकसद से आई, उनका मूल कारण था भारत में निवेश करना, यानी कच्चा माल लेना और निर्मित माल बेचना, निवेश करना, उपनिवेश बना दिया। और ये कच्चा माल लेना और निर्मित माल को बेचना, इसके लिए व्यापार करना शुरू किया। और उस व्यापार में ज़्यादा लाभ कब मिले, इसके लिए फिर उन्होंने सोचा यहाँ पर कुछ उनको मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ मिली कि साहब मौका मिला कि साहब उसको अधिकार में किया जा सकता है और अधिकार में करके पूरा लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए फिर उन्होंने क्या है, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, यानी अपना अधिकार में ले लिया साहब। तो इसमें अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि साहब भारत में कौन आए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली। सबसे पहले पढ़ेंगे साहब कौन आया, पुर्तगाली आए सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा भी आपको कि साहब पुर्तगाली क्यों आए, उसका बेसिक परिचय बता दिया मैंने आपको। पुर्तगाल से मान लो, ब्रिटेन से मान लो, डच से मान लो, फ्रांस से मान लो, भारत का व्यापार हुआ करता था, थल मार्ग से हुआ करता था। काला सागर, कैस्पियन सागर इसके पड़ोस से होकर सीधा मार्ग निकलता था कुस्तुतुनिया से होकर। और मैंने बताया ना कुस्तुतुनिया पर जब 1453 में
तुर्कों का अधिकार हो गया। तो तुर्कों का अधिकार होने के बाद पुर्तगाल से, मान लो यहाँ पुर्तगाल पढ़ रहे हैं, तो पुर्तगाल से भारत का व्यापार कट हो गया। और पुर्तगाल से जब व्यापार कट हो गया तो देखो यहाँ पर एक स्पेन निवासी भारत के समुद्र मार्ग खोज निकला, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। फिर पुर्तगाल निवासी भारत खोज के मार्ग पर निकला, और पुर्तगालियों की एंट्री भारत में कब हुई? 17 मई 1498 में। पुर्तगालियों एंट्री कब हुई? वास्को डी गामा, जब मैंने नक्शा बनाया था, वास्को डी गामा कहाँ? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कौन से बंदरगाह पहुंचा? कालीकट, वर्तमान केरल में है कालीकट बंदरगाह, वहां पर पहुंचा साहब। और इस प्रकार पुर्तगालियों का प्रवेश भारत में हुआ। अब पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ तो पुर्तगालियों ने क्या है, दक्षिणी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार आरंभ किया। 1498 में वास्को डी गामा आया, और देखो यहां पर 1502 में फिर दोबारा आया वो। 1402 में आकर 1498 में आकर उसने मार्ग ढूंढा, व्यापारिक केंद्र कालीकट में स्थापित किया। फिर 1502 में फिर से आया, और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें जो आपको आता है कन्नानौर, कालीकट और कोचीन, 3 जगह। देखो 3 जगह उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, कन्नानौर, कालीकट और कोचीन, 3 जगह अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यानी एक तरह से भारत का व्यापार शुरू हो गया किससे बताऊं? पुर्तगाल से। किससे व्यापार शुरू हो गया बताओ? पुर्तगाल से। अब पुर्तगालियों ने क्या किया, एक तरह से भारत में पहला अधिकारी बनाकर भेजा डी अल्मोड़ा। कौन भेजा बताओ? डी अल्मोड़ा, अल्मेडा। अब छोटा क्वेश्चन बन जाता, ध्यान रखना। डी अल्मेडा जो भारत का पहला वायसराय बना, किसका बताओ? पुर्तगालियों का पहला वायसराय बना। कौन बताओ? डी अल्मेडा, जो भारत में आया। और देखो यहां पर उसने क्या किया, डी अल्मेडा ने क्या किया कि अपने नौसेना की सैन्य शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। यानी समुद्री सैन्य शक्ति बढ़ाई, जिससे समुद्री तट के आसपास के व्यापारिक केंद्र पर कब्जा किया जा सके। दक्षिणी भारत में समुद्र तट है लंबा चौड़ा, तो उसने नौसैन्य शक्ति बढ़ाई, और इस नौसैन्य शक्ति बढ़ाने को, उसकी नीति को नीले पानी की नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं बताओ? नीले पानी की नीति। अब आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि साहब नीले पानी की नीति किसे कहते हैं? कि साहब डी अल्मेडा ने नौसेना शक्ति बढ़ाई, उसको नीले पानी की क्या कहते हैं बताओ? नीति कहते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो पहला वायसराय था। यहाँ पर 2 छोटे क्वेश्चन बन गए साहब। पहला वायसराय कौन था पुर्तगाल का? डी अल्मेडा। उसकी नीति को क्या कहा जाता है? नीले पानी की नीति। क्या कहा जाता बताओ? नीले पानी की नीति। उसके बाद देखो ये तो नंबर 1 वायसराय था। उसके दूसरे नंबर पर जो वायसराय बनकर आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरा वायसराय बनकर आया। और देखो यहां पर यानी अब इसने क्या किया, देखो डी अल्मेडा ने तो नौसैन्य शक्ति बढ़ाई। अब इसने क्या किया कि साहब ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। भारत का पहला राज्य जो उपनिवेश बना, इसके नेतृत्व में उसको अधिकार में लिया गया, और वो था गोवा। गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया। गोवा कब अधिकार कर लिया बताओ? 1510 में। 1510 में अधिकार कर लिया साहब। और देखो यहां पर किससे? यूसुफ अली खां। ये गोवा अधिकार में था यूसुफ अली खां, जो बीजापुर का शासक था।
आपने अगर 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो मैंने बहमनी राज्य के 4-5 भाग बताए थे, रिमाइंडर में हो तो। कौन कौन से? बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, है ना, 5 भाग बताए थे ना आपको। तो बीजापुर राज्य था, बीजापुर के अधीन था ये गोवा, और गोवा कब्जा में किया और गोवा पर अधिकार कर लिया साहब। और फिर आगे चलकर देखो, सीधी सी बात है, गोवा के बाद ज्यादा शक्ति नहीं बढ़ पाई। किसकी बताओ? पुर्तगालियों की। कुछ क्षेत्र और अधीन किए और फिर इनका प्रभाव यहीं पर धीरे धीरे यहीं तक सीमित रह गया। कहां तक बताओ? गोवा, और 1-2 क्षेत्र और आते हैं, दमन और दीव। गोवा के बाद कौन सा बताओ? दमन और दीव। पुर्तगालियों का साम्राज्य विस्तार यहीं तक सीमित हो गया, उससे आगे उनका साम्राज्य नहीं बढ़ पाया। किनका बताओ? पुर्तगालियों का। और देखो यहां पर अगर आगे देखें अपन, आपसे कोई एक क्वेश्चन ये भी सब पूछ सकता है कि भारत का वो प्रांत जो सबसे लंबे समय तक उपनिवेश रहा, बताइए साहब। तो क्या बताओगे? गोवा। और आपसे ये पूछ ले कि साहब पुर्तगालियों का भारत में कौन कौन से क्षेत्र अधीन थे, तो आप बताओगे कौन सा? गोवा, दमन और दीव। कौन कौन से थे? गोवा, दमन और दीव। आगे इनका साम्राज्य विस्तार करने में असफल रहे, और उसके पीछे खूब सारे कारण हैं। अगर आप लोग इतिहास पढ़ोगे, पिछले पाठ पढ़ोगे, तो फिर पाओगे कि साहब उस समय 1526 में पानीपत का युद्ध, और उसके बाद मुगलों के शासन की स्थापना, और एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई तो भारत पर साम्राज्य विस्तार करना मुश्किल हो गया, है ना। और फिर मुगलों में जो भी शासक रहे, जैसे मान लो आप पढ़ते हो, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर है, औरंगजेब है। औरंगजेब तक भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित रहा, तो उससे क्या भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। और ये गोवा है, अब जानकारी होगी, अगर याददाश्त नहीं तो बता दूं आपको, गोवा स्वतंत्र हुआ 1961। आज से होगा आपको, क्यों भारत आज़ाद हो गया 1947। गोवा पुर्तगालियों के अधीन से स्वतंत्र हुआ 1961 में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे लंबे समय तक गुलाम रहने वाला जो क्षेत्र था, उपनिवेश रहने वाला क्षेत्र था, कौन सा बताओ? गोवा। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर पहली विदेशी जाति के बारे में अध्ययन किया। कौन सी बताओ? पुर्तगाली। इन 4 विदेशी जातियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। ये 2 विदेशी जातियां हैं। पहली मैंने अध्ययन कर ली, दूसरे पर अध्ययन करेंगे। तो 2 विदेशी जातियों का ज़्यादा प्रभाव भारत पर नहीं रहा। पहली कौन सी बताओ? पुर्तगाली। और दूसरी कौन सी बताओ? डच। तो पुर्तगाली कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। अब आते हैं डच, दूसरे आते हैं डच। डच। तो देखो डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड। कहाँ के निवासी थे बताओ? हॉलैंड। हॉलैंड, या जिसको एक नाम और पढ़ते हैं नीदरलैंड भी कहते हैं उसको, हॉलैंड के निवासी थे। कौन बताओ? डच। और देखो यहाँ पर डच कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हुई साहब 1602 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ बताओ? 1602 ईस्वी में। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का नाम याद रखोगे, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कुछ व्यापारियों ने मिलकर क्या है, इंडिया से व्यापार करने के लिए, क्योंकि 1600 ईस्वी तक लगभग वो समुद्री व्यापार या समुद्री मार्ग काफी प्रचलित हो चुका था। उससे व्यापार बड़े मात्रा में होने लग गया था। जो जिस मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। काफी बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हो गया था। तो डच कंपनी की स्थापना, और उसका नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बताओ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यहां पर देखो, यानी भारत में आए वो
अब इनके बारे में एक बात ध्यान रखना, देखो पुर्तगालियों ने अपने व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किए वो मैंने ध्यान रखना है आपको, और पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र को अपने अधीन किया उनको ध्यान रखना है। कर्नाटक केरल के कुछ और दक्षिणी भारत के कुछ व्यापारिक केंद्र बनाए उन्होंने, कन्नानौर है, कालीकट है, कोचीन है। तो अब डच लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर डचों ने स्थापित किए बाटम है और मलका है, जावा है, सुमात्रा है। यानी भारत के नहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखो यहां पर अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। इसके लिए ये तो देखो, ये तो थे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नाम, केंद्र के नाम, जहां पर क्या है उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अब भारत में कहां पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए वो यहां पर अपन देखेंगे। तो भारत में उन्होंने स्थापित किए मछलीपट्टनम और निजामपट्टनम। भारत में उनके व्यापारिक केंद्र थे कौन से बताओ, मछलीपट्टनम और निजामपट्टनम। अब देखो यहां पर, अब इसमें अपन देखें सामान्य परिचय इसका ज्यादा नहीं है। क्या परिचय यहां पर, तो देखो यहां पर डच लोग भारत में आए, भारत में 2 व्यापारिक केंद्र अपने स्थापित किए, ध्यान रखना। अब देखो ये जो मैंने स्थान बताया ना, बाटम, मलाक्का, जावा, सुमात्रा, यानी साथ साथ में उन्होंने पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इन देशों में उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और उन देशों में इनका क्या प्रभाव बढ़ गया साहब, और वहां पर उनका साम्राज्य विस्तार हो गया। कहाँ का बताओ, डच लोगों का। इसलिए क्या है, इन्होंने भारत में ध्यान देना बंद कर दिया साहब, भारत में साम्राज्य विस्तार ज्यादा नहीं किया, या मान लो कर नहीं पाए, दोनों में से कोई कारण मान लो, या मेन जो है उनका ध्यान रह गया, मान लो उनका अधिकार हो गया, प्रभाव हो गया, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन देशों में क्या है अधिकार हो गया, तो वहाँ से वो एक तरह से ज़्यादा भारत की तरफ ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके। भारत में उनके 2 व्यापार केंद्र कौन से थे बताओ, कौन से थे, कौन से, मछलीपट्टनम और निजामपट्टनम, जहाँ पर उन्होंने व्यापार केंद्र स्थापित किए। तो ये हो गए साहब डच। अब आगे अगली क्लास में, ज़्यादा क्यों, खूब दिनों से स्टार्ट किए मैंने, तो ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे आपको। यानी अब अगर आप देखेंगे आगे 2 कंपनियां, फ्रांसीसी और अंग्रेज, फ्रांसीसी फ्रांस से और अंग्रेज कहाँ से, ब्रिटेन से। इन दोनों कंपनियों में फिर लंबा संघर्ष चल रहा भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए, और लंबे संघर्ष के बाद भारत में लास्ट में प्रभाव रहा किसका बताओ, अंग्रेजों का। उन्होंने कर्नाटक के युद्ध हुए थे, कर्नाटक के युद्ध बोलते हैं उनको। उन कर्नाटक के युद्धों में क्या है, फ्रांसीसियों को हरा दिया सब, और फ्रांसीसी लास्ट में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था एक, 1756 से 1763 तक। वो विश्व में जहाँ जहाँ भी फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश थे ना, सब जगह हुआ था, जो सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और सप्तवर्षीय युद्ध में भारत में अंग्रेज विजय रहे, फ्रांसीसी से हार गए साहब, और जिससे भारत में फिर एकमात्र शक्ति रह गई वो तो अंग्रेज, जिन्होंने फिर धीरे धीरे क्या है भारत पर साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, और 1857 तक लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया। तो इस क्लास में अपन ने देखा कि साहब किस प्रकार अपन उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद क्यों शुरू हुआ, कौन सी घटना से इसकी शुरुआत हुई, भारत में कौन कौन सी जातियों ने प्रवेश किया। उसमें 2 जातियों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, कौन कौन से, पुर्तगाली और डच। अब आगे का पॉइंट अब आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया ना, अभी आपको हो सके तो 7वें पार्ट तक नोट्स तैयार कर लेना, और फर्स्ट पार्ट के छोटे क्वेश्चन का मैटर तैयार कर लेना क्लियर। अगले सप्ताह तक ऑनलाइन टेस्ट आपका हो जाएगा, सही है ना, ठीक है, धन्यवाद।